साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। शराब कारोबारी विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा। कमेटी के नोटिस के जवाब में सभापति को भेजा इस्तीफा। बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भागे हैं माल्या। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा 90% से ज्यादा आग पर काबू पाया गया। 2 दिनों में हालात हो जाएंगे सामान्य। वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए कर रहे हैं पानी का छिड़काव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फटा, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी में सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा आप लोग खबर चलाते हैं तो आप लोग जाने, मुझे इसकी जानकारी नहीं। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की योजना की है तैयार। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सीबीआई की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक त्यागी से सीबीआई ने 1 लाख यूरो रिश्वत के तौर पर लेने के संबंध में पूछताछ की। बिचौलियों से मुलाकात पर भी किए गए सवाल। और देश भर में गर्मी का सितम जारी। दिल्ली में आज रहा इस सीजन का सबसे गर्म दिन। तापमान 46 डिग्री पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं राजीव रघुनंदन। चुनाव की आहट के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी उबाल आने लगा है। वादों, दावों और चेहरों पर दांव लगने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के पास वादे, दावों और चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चेहरे को लेकर जूझ रही है। लिहाजा वो इसी द्वंद्व से गुजर रही है कि यूपी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आखिर किसे प्रोजेक्ट किया जाए। कांग्रेस के नए रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जो सुझाव दिए हैं उसे लेकर कांग्रेस में अभी खींचतान बनी हुई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने की सलाह दी है। अगर राहुल गांधी इस पद के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर दूसरी पसंद प्रियंका गांधी को बताया गया है। तीसरी चॉइस के तौर पर शीला दीक्षित को प्रमोट किया जा सकता है। प्रशांत किशोर का ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो पहले उन्हें यह विश्वास पैदा करना होगा कि वे पार्टी को जीत दिला सकते हैं। हालांकि मायावती ने भी आज यह साफ कर दिया कि कोई भी आ जाए, अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की ही बनेगी। हालांकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, खबर आप लोग चला रहे हैं, आप बेहतर जानते होंगे। सवाल है कि जो कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रही है वो उन्हें सीएम बनता कैसे देख सकती है? क्या बिना चेहरे या बिना सेनापति के उत्तर प्रदेश की चुनावी समर कांग्रेस पार्टी जीतने का मादा रखती है? सियासत में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में बसपा अध्यक्ष मायावती का दावा कितना सही हो पाएगा? चुनावों में मायावती के जीत के दावे के पीछे का आधार क्या है? उधर बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी 265 यानी 265 प्लस का दावा कर रहे हैं। जाहिर है कि 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की रणनीति पर चल रही है। समाजवादी पार्टी भी विकास के दावों और वादों के साथ चुनावी मैदान में है। दावेदार तो कई हैं लेकिन बनेगी तो सिर्फ एक पार्टी की सरकार। अब सवाल है कि कांग्रेस जो फिलहाल यूपी में अपने लिए चेहरे की तलाश में है, वो मायावती, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज शख्सियतों के सामने
किसे खड़ा करेगी। अगर मान लें कि कांग्रेस यूपी के लिए प्रियंका गांधी को चेहरा बनाती है, तो क्या प्रियंका में मायावती की तरह सियासी समझ है? क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरह युवाओं को अपने समर्थन में प्रियंका खड़ा कर पाएंगी? हालांकि अभी चेहरे को लेकर सिर्फ कयास ही लग रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या चेहरे के बिना चुनाव लड़ा जा सकता है? आज का प्राइम एजेंडा इसी पर। और आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करा दें। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अग्रवाल साहब हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधींद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल भी आप ही से है, आधार क्या है? आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी ने जो दावा किया है, उस दावे के पीछे आधार हम सिर्फ ये माने कि समाजवादी पार्टी की सरकार के जो कार्यकलाप हैं, कानून व्यवस्था पर जो उनकी नाकामयाबी है, और बाकी दो दल खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, इससे दावेदारी बीएसपी की मजबूत है, या फिर कुछ और भी सॉलिड आधार आपके पास है सर? देखिए, कोई सी भी इस तरह के प्रश्न का उत्तर ये होगा कि लोग, आम जनता किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक और सामाजिक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है उसकी कसौटी पर कसेगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उन चारों बारों में एक चीज जो उत्तर प्रदेश की जनता इस बारे में एक मत है कि उनके शासनकाल में अपराध बहुत ना के बराबर होता है और जो गुंडे लोग होते हैं उनकी कस के खबर ली जाती है, नंबर 1 जी। नंबर 2, उन्हीं के शासनकाल के अंदर चाहे वो किसी के भी समर्थन से सरकार बनाती हो, वहां पर सांप्रदायिक टकराव बिल्कुल नहीं होता है। और तीसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, और उसका कारण है जो पिछली सरकार थी बहन मायावती जी की, किसानों को जितनी राहत उस समय मिली थी, गन्ना किसान जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 130-40 रुपया क्विंटल होता था गन्ने का दाम, और बहन मायावती जी बनी तो 240 रुपया क्विंटल गेहूं का दाम हो गया और गन्ने का दाम हो गया। और जहां तक विकास दर का प्रश्न है, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश ने 9% जीडीपी हासिल किया, और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 3% था, और आज भी अखिलेश यादव उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाए हैं जिन विकास में बहन मायावती जी ने पाई थी, जहां तक जीडीपी का सवाल है। दूसरी चीज, जहां तक कानून व्यवस्था है, वो पूरे प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज, गुंडा राज है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, उन पर मुजफ्फरनगर का धब्बा लगा हुआ है। तो इन परिस्थितियों में बहन मायावती जी ने जो कहा है, और जो तमाम सर्वेस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं जी, सारे के सारे सर्वे जो आज तक उत्तर प्रदेश के बारे में चुनाव के पब्लिक और ओपिनियन पोल आए हैं, सभी ने बहन मायावती जी को स्पष्ट बहुमत दिया है। ये केवल हमारा दावा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पर जिन्होंने भी समीक्षा ठीक से अध्ययन किया है, ठीक से सर्वे किया है, उन सब का मानना है कि बहन मायावती जी बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी। भदौरिया साहब, इससे पहले कि हम कांग्रेस पार्टी का एक सवाल लेकर आपके पास आए, क्योंकि दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हो रहे हैं और उन्होंने उस रणनीतिकार को अपनी टीम में शामिल किया है जो एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के लिए और दूसरी बार बिहार में नीतीश कुमार के लिए अपना जादू दिखा चुका है। अगर हम 2007 के चुनाव को ही ले लें तो तमाम विश्लेषक ये मानते हैं, जो सर्वे की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि वक्त के साथ चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की, क्या वो हालात अभी भी उस पार्टी के पक्ष में हैं? एक तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, और दूसरा यह कि बीजेपी ने जिस तरीके से एक काट के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगाया, और तमाम आलोचक विश्लेषक ये समझ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अगर कहीं डेंट मारेंगे तो वो वीएसपी के वोट बैंक में मारेंगे। क्या इस बात की कोई चिंता भी पार्टी के भीतर है?
देखिए, जहां तक का मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं ये बहुत ही आश्वस्त हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो आ सकता है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर क्योंकि बहन मायावती जी की साख इतनी मजबूत है और 4 बार उनको लोगों ने टेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर, इनमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जिसको किसी ने भी टेस्ट किया हो। जो टेस्ट हुए हैं वो केवल अखिलेश यादव हुए हैं, जिस परीक्षा में स्वयं मुलायम सिंह ने उनको इस पिछले 4 वर्षों के अंदर 1 दर्जन बार फेल किया होगा, उनके मंत्रियों को भ्रष्ट कहा होगा। जब उनके घर में उनके पिताजी ही ये इस बात को कहते रहे हैं, तो फिर बाकी और किसी का प्रमाण लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है, इसीलिए जितने भी सर्वे हुए हैं। और मैं एक बहुत संक्षेप में ये कह दूं कि जो पिछला बार जो हमने चुनाव जीता था, हमको 30% वोट दिया था, और अभी जितने सर्वे आए हैं 32% वोट से ज्यादा हमको आंक रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, और आपके मैं चैनल पर फिर आऊंगा चुनाव के बाद, मैं कहूंगा कि हमको 35% से कहीं ज्यादा वोट मिलेगा, और जो सीटें हमको दे रहे हैं वो इतनी अप्रत्याशित होंगी कि लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह का बहन मायावती जी के लिए इस समय लोगों में बेताबी से इंतजार हो रहा है। ठीक है भदौरिया साहब, हम हेमंत जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नजरिए से भी एक टिप्पणी आपसे चाहते हैं। जो रणनीतिकार है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, प्रशांत किशोर जी, उनका क्या बैकग्राउंड रहा आप बेहतर समझते हैं। क्या ये बात कि राहुल गांधी अगर प्रोजेक्ट किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी कुछ कर गुजरने का मादा रखती है, कोई करिश्मा कांग्रेस के नजरिए से हो सकता है, हालांकि अभी सिर्फ कयास हैं। क्या सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, ये मेरे लिए अनुचित होगा कि मैं किसी इस तरह के साइकोलॉजिस्ट पर या ऐसे किसी चुनाव के रणनीतिकार पर कुछ टिप्पणी करूं। अगर इन लोगों में इतना बल होता तो ये सब लोग खुद स्वयं चुनाव में उतरकर जीत सकते। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये लोग थोड़ा बहुत बना सकते हैं, प्रचार तंत्र कर सकते हैं। चुनाव जीतता है या हारता है तो अपनी साख पर हारता है व्यक्ति, किसी के बैसाखियों पर चढ़कर कोई न चुनाव जीत सकता है न हार सकता है। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के जुड़ने का। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। उनसे हम इस बात का जवाब लेंगे कि साहब, जब साख का सवाल है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अब तक क्या साख तैयार की है, और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इनमें कितना दम है। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई प्रयोग करने जा रही है? क्योंकि 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक प्रतिक्रिया वो जो सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की रणनीति में निकलकर सामने आ रही है कि पहले राहुल या फिर प्रियंका, और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सूत्र ये बता रहे हैं कि नहीं साहब, पार्टी किसी भी कीमत पर इस बात पर, इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। हेमंत अग्रवाल साहब, हम जरा बीएसपी के नजरिए से पहले जाने, क्या वाकई जो दावा सुधींद्र भदौरिया साहब कह रहे हैं, मोटी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी छवि किसी के पास नहीं है जैसी बीएसपी अध्यक्षा मायावती के पास है, और इस छवि का ही सबसे ज्यादा फायदा इस बार 2017 में बीएसपी को मिलेगा। सहमत या असहमत, या फिर वो हालात नहीं है जो 2007 में थे? राजीव जी, दरअसल भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ पार्टियां, कोई पार्टी जीतती नहीं है बल्कि एक पार्टी हारती है। चाहे केंद्र के चुनाव रहे हों चाहे राज्यों के चुनाव रहे हों, प्रायः यह देखा जाता है कि एक पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती है, और फिर जो भी सामने विकल्प होता है वो पार्टी जीत पाती है। ठीक। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है। जो मौजूदा सरकार है उसकी जो स्थिति है, पर्टिकुलरली कानून व्यवस्था को लेकर जो हालात हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं कि वो दोबारा आ सकती है। तो अब विकल्प रह जाते हैं मायावती, और बाकी जो दोनों पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, उन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती है। खास तौर से इसलिए कि दोनों ने कोई चेहरा अभी तक चुना नहीं है। ठीक है।
तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मायावती जी की स्थिति मजबूत तो लगती है, लेकिन फिर भी अभी चुनाव में काफ़ी समय है, देखते हैं तब तक क्या होता है। लेकिन भदौरिया साहब ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव परिणामों के बाद फिर से हमारे चैनल पर आएंगे और तमाम सर्वे या दूसरी एजेंसियां अभी अनुमानों में तो 32% वोट दे रही हैं, लेकिन उनका ऐसा विश्वास है कि वो 35% से आगे जाएगा और जो सीटों का आकलन है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसे हालात दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सर? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों की एक तरह की रणनीति होती है। आप देखेंगे कि हर चुनाव में जब चुनाव मतगणना चल रही होती है और मत रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है, तब भी हर पार्टी का नेता ये कहता है अभी देखते रहिए आगे क्या होता है। जाहिर है। तो वो तो ये तो इस चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा होता है, इसलिए इन बातों पर अभी बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी जल्दबाजी की बात है। लेकिन भदौरिया साहब, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार शैली को भी जानते हैं और आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि उनके पास उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में उन्होंने चुनाव के दौरान जो उनका प्रचार तंत्र था, पूरी ताकत केंद्र की सरकार की दिल्ली में लगी और एक उन्होंने बेहतरीन चेहरा किरण बेदी के रूप में प्रस्तुत भी किया और जो जिस हाशिए पे बीजेपी गई वो भी दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने भी देखा। उसके बाद जब बिहार का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने इतनी ताकत लगाई, धनशक्ति भी और कार्यकर्ता और पूरे संघ, पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पर आए और पटना में इन्होंने जिस तरह का सैलाब इकट्ठा किया और घोषणा कर दी कि हम जितनी बड़ी बहुमत से जीतेंगे, उसके बाद भी आपने देखा कि जो वहां पर हाल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी वो लोग कर लें, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ बिहार है, बीच में उत्तर प्रदेश है। दोनों तरफ के ये बीच का प्रदेश जो कि बहुत ही बड़ा प्रदेश है, जिसकी संख्या 20 करोड़ से ऊपर है, वहां के लोग, वहां के किसान बुंदेलखंड के हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या पूर्वांचल के हों, या फिर वहां के नौजवान, सभी लोग इस समय जो केंद्र की सरकार है, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, काले धन के सवाल पर, तमाम तरह के इन पर प्रश्न चिन्ह उठाती है और मानती है कि वो वादा खिलाफी हुई है उनके साथ। और अखिलेश यादव, क्योंकि वो असफल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों लोगों का, जिस तरह से मोदी जी मुलायम सिंह की तारीफ करते रहे और मुलायम सिंह जी मोदी की तारीफ करते रहे, इन परिस्थितियों में लोग मानते हैं कि बहन मायावती जी के पास उनका चेहरा, उनके जैसा कुशल प्रशासक कोई और नहीं है। और कांग्रेस के पास देखिए, माफ कीजिएगा, जो स्थिति है आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, वो कहीं किसी तरह से किसी भी दौड़ में। लेकिन भदौरिया साहब, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करें या उनके दावों को गौर करें, अभी थोड़ी देर में डिबेट में जुड़ेंगे तो फिर सीधे ही सवाल होगा, वो सिर्फ एक ही दलील देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस प्रदेश से 73 सीटें उन्हें लोकसभा की आती हों, उस प्रदेश में उन्हें सरकार बनाने से कौन रोक सकता है? क्या यह दलील गले के नीचे उतरती है? आप मुझे एक चीज में आप ही से ये प्रश्न करता हूं, दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको 7 में से 7 सीट मिली, और क्या हुआ कि वो जब विधानसभा का चुनाव जो कुछ ही महीने बाद हुआ, तब मोदी जी का लिफाफा इतना नहीं फटा था जितना आज फट चुका है। उस समय उनको कितनी सीट मिली, मैं आपसे पूछता हूं, वो क्या एक भी लोकसभा की सीट जीतने लायक बचे थे? मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा बुरी हालत उनकी होने जा रही है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी को भी टेस्ट कर लिया है, मुलायम सिंह जी को भी टेस्ट कर लिया है, अखिलेश यादव को भी टेस्ट कर लिया है। सब लोग जिस नंबरों को प्राप्त कर चुके हैं, वो मैं दोहराऊं, ये उचित नहीं होगा, आप स्वयं दोहरा के बता दीजिए। ठीक है भदौरिया साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और प्रतिनिधि जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि होंगे, समाजवादी पार्टी से भी
उनके राज्य मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से भी शिव प्रताप शुक्ला जुड़ेंगे और तब ये जो जवाब सवाल है ये हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ये कदम बढ़ते गए मेरे न जाने